नाउ दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड विद वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है बेटा. ना हमें क्या समझना है, व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट. देयर इज़ अ डिफरेंस. जो वेदर होता है, द वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या आता है, व्हाट कम्स अंडर एटमॉस्फेयर? द कंडीशन ऑफ द एयर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ठीक है, ये सारी चीज़ें वेदर के अंडर आती हैं. अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये डे टू डे चेंज होती रहती हैं. इनफैक्ट डे में भी कई बार चेंज हो जाती हैं. तो जब ये चेंजेस आते हैं तो उसे वेदर कहा जाता है. नाउ वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आज सुबह को ही ले लो. आज सुबह काले बादल छाए हुए थे, फिर बारिश होने लगी, फिर एकदम से धूप निकल आई, फिर से गर्मी हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, चिप चिप पसीना आने लगा. अब शाम होते होते अगर फिर से बादल छा जाएंगे तो फिर बारिश होने लगेगी. जैसे कि सुबह क्लियर स्काई इन द मॉर्निंग, क्लाउडी इन द इवनिंग, फिर रेनिंग कभी इन द मॉर्निंग एंड ब्राइट एंड सनी इन द आफ्टरनून. ऐसा तो होता रहता है. दिस इज़ कॉल्ड वेदर. ओके. अब यही जो वेदर है, जब ये लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है या प्रिवेल करता है तो वो सीजन्स को जन्म देता है. ओके. द चेंजेस इन वेदर कंडीशन गिव राइज टू द सीजन्स. अब जो हमारे इंडिया की वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ 3 मेन सीजन्स होते हैं, समर, विंटर एंड मॉनसून. ठीक है. आपने देखा होगा, गौर भी किया होगा कि आप इंदौर में रहते हो, हर साल यही 3 सीज़न रिपीट कर कर के हर साल आते हैं. पहले समर सीज़न आता है, उसके बाद मॉनसून सीज़न आता है, फिर विंटर सीज़न आता है, फिर दोबारा समर सीज़न आता है. और हर साल ये एग्जैक्टली उसी टाइम पर आते हैं जब ये पिछले साल आए होंगे. जैसे मई जून में बहुत गर्मी होती है, जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होती है, उसके बाद धीरे धीरे ठंड आने लगती है, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंड रहती है. ऐसा हर साल होता है, रिपीट हो के. तो जो वेदर कंडीशंस हैं जब ये लंबे समय तक रहती हैं तो ये सीजन्स को राइज करती हैं. अब यही सीजन्स जो हैं बहुत ज़रूरी रोल हमारे जीवन में प्ले करते हैं. हाउ दे डू दैट? जैसे कि लाइक जो भी सीज़न होगा हम उसके अकॉर्डिंगली खाना खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. एम आई राइट? अब मैं अगर आपको सर्दियों में बोलूँ आइसक्रीम खाओ, सो इट इज़ पॉसिबल, आपको अच्छी भी नहीं लगेगी. वॉट यू नीड इन विंटर सीजन? यू नीड हॉट फूड, गाजर का हलवा और गरम गरम रोटी मम्मा खिलाती हैं. ठीक है. और अगर मैं यही चीज़ें समर सीज़न में बोलूँ कि गरम गरम गाजर का हलवा खाओगे या आइसक्रीम खाओगे तो आप बोलोगे कि मैम मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी. ठीक है. और यही अगर मैं बोलूँ कि मई जून की गर्मी में यू स्टार्ट वेयरिंग अ स्वेटर, और दिसंबर जनवरी में जब ठंड पड़ रही हो तब हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनो, तो ऐसा नहीं होता है ना. तो हमारी क्लोथिंग, हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की. अब क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो अब जब से आप यू हैव बीन बॉर्न, फ्रॉम द टाइम यू हैव बीन बॉर्न, अगर आप इंदौर में ही रहते हो तो आप ये देखोगे कि हर साल वही 3 सीजन्स रिपीट होते हैं. ठीक है. समर, विंटर, मॉनसून. समर भी ओके ओके पड़ती है, विंटर भी ओके ओके पड़ती है, और हमारे यहाँ मॉनसून बहुत अच्छा होता है. ठीक है. तो हमारे इंदौर की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं कि इट हैज़ गॉट अ मॉडरेट क्लाइमेट. मॉडरेट मतलब कि ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ़ भी नहीं पड़ती, बट येस इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड मॉनसून सीज़न. ठीक है. तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ अ क्लाइमेट विच इज़ मॉडरेट, मतलब कि बहुत ही अच्छा सा क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एंड वेरी गुड रेनफॉल. तो जब यही वेदर कंडीशंस या सीज़न हर साल एक जैसे ही रहते हैं और सालों साल जब एक जैसे ही रहते हैं तो हम इसे बोलते हैं क्लाइमेट. ओके. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऑल राइट. ठीक है. अब जैसे अ प्लेस, ऐसा कोई जगह है जहाँ पे इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल फॉर मैनी ईयर्स. Now it will be known as a dry climate place. For example, Rajasthan,
ठीक है। अब एक ऐसी जगह जहाँ देर इज़ अ हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट एवरी ईयर, खूब रेनफॉल, तो ऐसी जगह के क्लाइमेट को क्या बोलेंगे हम? इट विल बी कॉल्ड वेट क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि केरला, इट हैज़ गॉट अ वेट क्लाइमेट। अब अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट ने ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए हमारे वर्ल्ड को 7 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, देर आर 7 क्लाइमेटिक रीजन्स इन द वर्ल्ड। नाउ अब क्या है कि ये जो क्लाइमेट है इसके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं इस क्लाइमेट को, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट द क्लाइमेट। ठीक है, उसमें है सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकंड हाइट अबव सी लेवल, थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड फोर्थ विंड्स, एंड फिफ्थ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। नाउ फर्स्ट वन, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब जो अर्थ है इट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम सन। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो बीच वाला हिस्सा है अर्थ का, वेयर इक्वेटर इज़ देयर, वहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट आती हैं। ठीक है, और जो एरिया इक्वेटर से दूर है वहाँ पर सनलाइट को पहुँचने भी पे टाइम लगता है और बहुत दूर तक उन्हें फैलना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो प्लेसेस नियर द इक्वेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होते हैं और देर तक गर्म रहते हैं, और प्लेसेस जो दूर होती हैं इक्वेटर से वो धीरे धीरे गर्म होती हैं, और कभी कभी उनके पास इतनी गर्मी भी नहीं पहुंचती दैट दे रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा इक्वेटर से जगह उतनी ज़्यादा ठंडी रहेगी। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? इट इज़ द हाइट अबव द सी लेवल। किसी भी माउंटेन को या हिल टॉप को या प्लेट्यू को जब आप उसकी हाइट नापते हो तो आप कहाँ से नापोगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जहाँ पर समुद्र होता है, समुद्र तट होता है, कोस्ट होता है, वहाँ से हम उसकी हाइट को सीधा नापते हैं कि माउंटेन कितनी ऊंची है या हिल कितना ऊंचा है। तो अब जितना ऊंचा माउंटेन होगा, कोई भी जगह जितनी ऊंचाई पर सिचुएटेड होगी वो जगह उतनी ठंडी होगी। ओके, because hilly areas are far away from the sea level whereas the plain are nearer to the sea level. ओके, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। ओके, तो अगर आप देखें जो हिमालयन एरिया है, हिमालयन रीजन है, वो बहुत ठंडा रहता है, और जो प्लेन एरिया है, ठीक है, हिमालय से नीचे जब उतर आते हैं, जब हम प्लेन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखा जाए तो जो चेन्नई है, चेन्नई इज़ अ प्लेस दैट इज़ नियर टू द इक्वेटर, और दिल्ली जो है वो इक्वेटर से दूर है, पर तब भी जो चेन्नई है वो ठंडा रहता है दिल्ली के मुकाबले। ओके, फ्रॉम इफ़ यू कंपेयर चेन्नई टू दिल्ली, चेन्नई इज़ कूलर देन दिल्ली। अब ऐसा क्यों होता है? वो तो इक्वेटर के पास है, उसे तो गर्म होना चाहिए था, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो है जो चेन्नई है वो एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब कि वो समुद्र के बिल्कुल पास में है। ठीक है, इट्स अ कोस्टल एरिया। वहाँ पर because of the sea breeze and the land breeze the temperature remains moderate. okay, it remains moderate मतलब ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सी ब्रीज चलती है और लैंड ब्रीज चलती है। now what is sea breeze and what is land breeze? now listen very carefully. जो सी ब्रीज होती है it flows during the day time. ब्रीज क्या होती है? धीमी धीमी हवा चलना। अब ये जो सी ब्रीज़ है वो दिन के समय फ़्लो करती है। कहाँ से? इट फ्लोज़ फ्रॉम द सी साइड टूवर्ड्स द लैंड एरिया। वो सी से लैंड की तरफ फ़्लो करती है और वो ठंडी होती है। नाउ द सेकेंड वन इज़ द लैंड ब्रीज़। अब रात के समय जब लैंड थोड़ी कूल डाउन हो जाती है और सी का वाटर थोड़ा हीट अप होने लगता है, तब जो हवा, जो ब्रीज़ चलती है वो लैंड से सी की तरफ चलती है, ठंडी हवा, तो दैट इज़ कॉल्ड अ लैंड ब्रीज़।
ओके, तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट में डिफरेंस आता है। नाउ विंड्स, जब विंड्स ब्लो करती हैं तो ये एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर एंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन ब्लो करती हैं और उस जगह का क्लाइमेट चेंज करती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, गर्मियों के दिनों में इन द मंथ ऑफ मई एंड जून द हॉट विंड्स ब्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान की तरफ से ब्लो करती हैं और पूरे नॉर्दर्न इंडिया को एकदम गर्म कर देती हैं। नाउ सेम वे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर अक्टूबर जो है, जो ठंडी हवाएं हैं दे ब्लो फ्रॉम द हिमालयन रीजन एंड दे मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का, उसको एकदम ठंडा कर देती हैं। ओके, सो विंड्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेटिक चेंज। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज़ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? जैसे कि अभी जो मौसम चल रहा है इन द मंथ व्हेन देयर इज़ मानसून सीज़न, अगर आप देखोगे, अगर फुल ऑन जब सूरज आ जाता है, ओके, तब आपको जो पसीना आता है वो एकदम चिप 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 करता है। ओके, यू स्वेट अ लॉट एंड देयर इज़ लॉट ऑफ पसीना, ठीक है, इसको बोलते हैं उमस और ह्यूमिडिटी। द एयर कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब जगह जितनी ह्यूमिड होगी वहाँ पर उतना वेट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी वहाँ पर वेट क्लाइमेट रहेगा और जहाँ कम ह्यूमिडिटी रहेगी वहाँ पर हॉट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हुए जिसकी वजह से क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है। नाउ देर आर 3 हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये हीट जोन्स कैसे डिवाइड हुए हैं कि जो सनलाइट हमारी अर्थ पर पड़ती है, ठीक है, वो कहाँ कितनी पड़ रही है और वहाँ का क्लाइमेट उसके हिसाब से कैसा रहेगा। सो आवर वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। अब उन हीट जोन्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको हमारे 5 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, ये पांचों जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं इनको याद रखना पड़ेगा और हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को याद रखना पड़ेगा। अब द टॉरड जोन, सबसे पहला जोन, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इट लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नाउ द वर्ड टॉरड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट और इस जोन को हम इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। नाउ द sun rays falls directly on this area, thus making it very hot and wet throughout the year। अब वेट कैसे? अब अगर ओशियंस पे और सीज पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहेगी तो बहुत ज़्यादा वेपराइजेशन होगा एंड दिस वेपराइजेशन विल लीड टू अ लॉट ऑफ रेनफॉल। तो वहाँ का क्लाइमेट ऑलवेज इट रिमेन्स वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट जोन इज़ द टेम्परेट जोन। ये एरिया जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, ठीक है। अब इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है। ओके, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड। वाई? बिकॉज द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ओवर देम। इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, इनके ऊपर स्लांटिंग सनलाइट आती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एरिया होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट के साथ रहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ द फ्रिजिड जोन। अब इसके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये एक्सट्रीमली कोल्ड जोन है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक रहता है। ओके, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत मुश्किल से पहुँचती है। तो ये वाला जो एरिया है ये थ्रू आउट द ईयर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है एंड इट इज़ ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। ओके, तो ये है हमारा छोटा सा रिकैप।
सबसे पहले वेदर क्या होता है? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. Climate is the average weather condition of a large area over a long period of time. Now, the factors that determine the climate of a place: distance from the equator, height above the sea level, distance from the sea, and winds and humidity. और इन सब के बेसिस पे जो हमारे 3 हीट जोन्स हैं उनको बोलते हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. Now let me explain land breeze and sea breeze one more time. Now, during the daytime, the land gets quite hot while the water of the sea remains cool. ठीक है, सुबह के टाइम पर जो पानी है वो ठंडा रहता है एंड लैंड बिकम्स अ लिटिल हॉट एंड अ कूल ब्रीज मतलब कि ठंडी ठंडी हवा, अ कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड. दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज. अब इसका जो ऑपोजिट होता है वो नाइट टाइम में होता है. अब नाइट टाइम में द सी बिकम्स वार्मर देन द लैंड. ठीक है, सी वार्म हो जाता है और लैंड थोड़ी कूल डाउन हो जाती है. नाउ द सेम कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. Okay, I hope you have understood this also.